इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे काम करता है, ये था इस बार के 3 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के विनर्स के रिसर्च का टॉपिक। जी हाँ, 3। इस साल इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। इकोनॉमिक हिस्टोरियन जोएल मोकर और इनके 2 इकोनॉमिस्ट टीममेट्स फिलिप एगियन और पीटर हावर्ड। जोएल मोकर ने इस बात पे फोकस किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत कैसे होती है, और फिलिप एगियन और पीटर हावर्ड ने इस बात पे फोकस किया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों नोबेल प्राइज विनर्स के काम को समराइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि इनका रिसर्च असली दुनिया में कैसे अप्लाई होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इनके ओरिजिनल बुक्स और पेपर्स भी जरूर एक्सप्लोर करें और पढ़ें। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू कैसे होता है। देखो दोस्तों, हमें पता है कि 18th और 19th सेंचुरी में हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट तक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने में इतना टाइम क्यों लगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले तक इकोनॉमिक ग्रोथ एक फ्लैट कर्व जैसा था, तो भला इकोनॉमिक ग्रोथ इस टाइम तक ऐसे रुका हुआ और इतना स्लो क्यों था? और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले यूके में ही क्यों हुआ? ये बहुत आसान सवाल नहीं है, लेकिन जोएल मोकर ने इनका जवाब ढूंढने की कोशिश की। इनका जवाब इकलौता नहीं है और ना ही ये सबसे डेफिनेटिव है, लेकिन मोकर का थीसिस काफी स्ट्रांग है और ये हमें आज की दुनिया के बारे में काफी कुछ बताता है। मोकर की थ्योरी सोसाइटी में नॉलेज के रोल पे फोकस करती है। मोकर के हिसाब से 2 तरह के नॉलेज होते हैं। एक है प्रपोजिशनल नॉलेज, जिसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि चीजें क्यों काम करती है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के दूसरे एस्पेक्ट्स। नॉलेज का दूसरा टाइप होता है प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज। ये सिखाता है कि कोई काम कैसे करते हैं, जैसे रेसिपीज, टेक्निक्स, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा। मोकर के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हुआ जब ये दोनों नॉलेज के टाइप्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगे और एक दूसरे के साथ बढ़ने लगे, और ऐसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक नहीं हुआ था। देखो दोस्तों, 1800s के पहले बहुत सारे इन्वेंशंस किए गए थे। जैसे चाइनीज इंजीनियर्स ने यूरोप से बहुत पहले ही ब्लास्ट फर्नेसेस बना लिए थे। रोमन्स ने भी एक्वेडक्ट्स, मतलब पानी मूव करने के ब्रिजेस और चैनल्स बनाए थे जो आज तक टूटे नहीं हैं। मिडीवल यूरोपियंस ने विंडमिल्स भी बनाए थे, लेकिन ये सारे इन्वेंशंस आइसोलेशन या अकेले में बने थे, बिना ऐसे इंस्टीट्यूशंस के जो ऐसे इन्वेंशंस को बनाने और चलाने के नॉलेज को बांट सके। ग्लोबली ब्रेक थ्रूज नहीं हो पा रहे थे। ये नए इन्वेंशंस बस बन रहे थे, कुछ टाइम के लिए लोगों को इससे फायदे भी हो रहे थे, और फिर इनका ग्रोथ यहीं रुक जा रहा था। तो फिर चीजें बदली कैसे? मोकर ने इस चेंज का क्रेडिट फ्रांसिस बेकन को दिया। ये एक 17th सेंचुरी के फिलोसोफर थे, जिनका मानना था कि नॉलेज बस खुद की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए नहीं होता। नॉलेज का काम होता है इंसानों की कंडीशन को बेहतर बनाना। इनका मानना था कि नेचुरल फिलोसॉफी और यूजफुल नॉलेज को मिला के टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इनका आइडिया उस टाइम में बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया और ये बहुत तेजी से फैलने लगा। पर भला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ भी तो यूरोप में ही क्यों? मोकर ने इसके लिए यूरोप के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्रेडिट दिया। कई साल पहले यूरोप पॉलिटिकली यूनिफाइड नहीं था, मतलब अलग अलग रीजन्स को अलग अलग एंटिटीज रूल करते थे और हर रीजन का अलग लॉ था। तो अगर किसी साइंटिस्ट को एक रीजन के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगते थे तो वो दूसरे रीजन में चले जा सकते थे। कोई भी अथॉरिटी किसी को रोक टोक नहीं सकती थी। इसीलिए टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए और ये अपने लॉज रिलैक्स करने लग गए। लेकिन मोकर ने यह भी कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी नहीं होता, ऐसे कल्चर की भी जरूरत है जो नॉलेज को बढ़ावा दे। यूरोप के साइंटिस्ट ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया। इसका नाम रिपब्लिक ऑफ लेटर्स था। इनका काम इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो मेंटेन करना और साइंटिफिक ट्रूथ्स ढूंढना था। इस कल्चर को अलग अलग रीजन्स के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने भी बढ़ावा दिया, जैसे लंदन के रॉयल सोसाइटी या पेरिस के एकेडमी डे साइंसेज ने। मोकर ने कहा कि आइडियाज के ओपननेस के इस इंस्टीट्यूशन सपोर्ट के कारण एनलाइटनमेंट एरा शुरू हो पाया। एनलाइटनमेंट एरा का ये मानना था कि दुनिया को फेथ या ट्रेडिशन से नहीं बल्कि साइंस और लॉजिक से समझा जा सकता है। प्रैक्टिसेस में सक्सेस के कारण लैब्स के साइंटिफिक थ्योरी सच प्रूव हो रहे थे और साइंस के कारण फैक्ट्रीज में प्रैक्टिकल टेक्निक्स बेहतर बन रहे थे। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे थे। इस साइंटिफिक ग्रोथ के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जेम्स वॉट। इन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था। इन्हें हीट और प्रेशर के बारे में साइंटिफिक थ्योरी समझ में आती थी। उन्होंने इन थ्योरीज को अप्लाई किया, जिससे स्टीम इंजन्स बहुत इंप्रूव हो पाए
और तो और इन इंप्रूवमेंट्स के कारण थर्मोडायनामिक्स और एनर्जी कन्वर्जन से रिलेटेड नए सवाल आए, जिससे साइंटिफिक रिसर्च में और भी ग्रोथ हुआ। मोकर ने यह भी कहा कि उस वक्त सिर्फ यूरोप एक ऐसी जगह थी जहां ये सारे फैक्टर्स एक साथ थे, और यूरोप में भी यूके में फ्रांसिस बेकन, इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल और जेम्स वॉट जैसे लोग ज्यादा थे। मोकर का मानना है कि इसीलिए यूरोप में भी फ्रांस या जर्मन स्टेट्स की जगह यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया। तो मोकर का मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ओपननेस टू आइडियाज, साइंटिफिक इंक्वायरी और इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है जो इन आइडियाज को सपोर्ट करें। इनके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। मोकर का मानना है कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी की तरह ही नॉलेज भी बहुत जरूरी है, लेकिन मोकर ने इस बात पे भी फोकस किया कि सोसाइटी को चेंज एक्सेप्ट करना होगा। नई टेक्नोलॉजी हमेशा किसी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को खतरे में डाल सकती है। इसके कारण एस्टैब्लिश्ड स्किल्स वर्थलेस हो जाते हैं और महंगे इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हो जाते हैं। इससे लोकल मोनोपोलीज डिस्टर्ब हो जाती है और सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। हिस्टोरिकली पावरफुल ग्रुप्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ने से रोका है जिससे उनको खतरा हो। मोकर ने टेक्नोलॉजी के इस रेजिस्टेंस को भी डॉक्यूमेंट किया है और यही आगियन और हावर्ड के रिसर्चर्स काम आते हैं। इस चैनल में हम ये देखते हैं कि कैसे बिजनेसेस चलते हैं। हमने कई बार बिजनेसेस के एंड्स भी डिस्कस किए हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई हैं। ये दोनों मिलके इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का एक इंटरेस्टिंग टर्म बनाते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसका ओरिजिन एक ऑस्ट्रियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट जोसेफ शम्पीटर के कारण हुआ। जोसेफ कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड थे और जोसेफ ने हमारे इकोनॉमी के बारे में एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म एक कॉन्स्टेंटली मूविंग प्रोसेस है जहां नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को बदलती रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऐसे चेंज से मार्केट में बहुत डिस्टर्बेंस आता है। एक तरफ नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए नई कंपनीज बनाई जाती हैं, दूसरी तरफ पुरानी कंपनीज के स्टॉक्स गिर जाते हैं और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के कारण पुराने जॉब्स आउटडेटेड हो जाते हैं। लेकिन इनोवेशन के लिए ये डिस्टर्बेंस जरूरी है जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ आता है। इस प्रोसेस के कारण लगभग हर डिकेड या 10 साल के पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होते हैं जहां नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जोसेफ शम्पीटर के हिसाब से 1800s का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बस इस प्रोसेस की शुरुआत थी। इनफैक्ट हमने अपने चैनल में भी इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को कवर किया है, जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स का नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट, ईवीज का आईसी व्हीकल्स को रिप्लेस करना और एआई का राइज। इंडिया में भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन देखने मिलता है। फंड मैनेजर मनीष दंगी ने आईआईएम उदयपुर के एक रिसर्च में इस प्रोसेस को एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक से हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि अगर आपने 1960s में इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो उनमें से आधे आज तक गायब हो चुके होते। थापर्स, सिंधियाज, मफतलाल्स, ये वो नाम है जो एक समय में बिजनेस वर्ल्ड को डोमिनेट करते थे। आज वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन चुके हैं। कॉर्पोरेट मॉर्टैलिटी एक बहुत रियल चीज है, लेकिन फिर भी ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस बात पे फोकस करते हैं कि कंपनी सक्सीड कैसे करते हैं, इस बात पे नहीं कि वो फेल कैसे हुए। कई सालों तक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बस एक थ्योरी था, लेकिन फिलिप आगियन और पीटर हावर्ड ने इसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है। ये मॉडल एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक मॉडल से बहुत अलग है। 1990s में आगियन और हावर्ड ने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मॉडल बनाया था। इस मॉडल में फर्म्स R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते थे ताकि वो कंपटीटर से आगे निकल पाएं। लेकिन R&D में इन्वेस्टमेंट्स एक बहुत रिस्की प्रोसेस है, इसीलिए इस प्रोसेस को इंसेंटिवाइज करने के लिए सक्सेसफुल इनोवेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के थ्रू एक टेम्पररी एडवांटेज दिया जाता था, जैसे पेटेंट्स, फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक्सेट्रा। लेकिन इस सक्सेस के कारण राइवल्स भी R&D में इन्वेस्ट करते हैं। ये राइवल्स एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहती है। तो भला ये मॉडल इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है? देखो दोस्तों, इस मॉडल के पहले इकोनॉमिक्स में इनोवेशन को एक ऐसा चीज माना जाता था जो सेकेंडरी था या जो एक साइड एक्टिविटी होती थी। इसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, लेकिन इसे कभी भी मॉडल का पार्ट नहीं माना जाता था। तब तक ज्यादातर मॉडल्स के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता था कि लोग कितने पैसे सेव करके फैक्ट्रीज, मशीनरीज एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सब कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। आगियन और हावर्ड के मॉडल ने सब बदल दिया। इस मॉडल ने यह दिखाया कि कैसे बिजनेस लाइफ मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा था। एंट्री, एग्जिट, बैंकरप्सी, वर्कर्स का जॉब खोना, पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज का खत्म हो जाना और फिर नए इंडस्ट्रीज का उनकी जगह आना, ये मॉडल रियल वर्ल्ड को ज्यादा एक्यूरेटली दिखाता था। इस मॉडल के थ्रू आगियन और हावर्ड ने इनोवेशन और कंपटीशन के बीच एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप भी ढूंढा। इनोवेशन से दो ऑपोजिट फोर्सेस बनते हैं, पुश और पुल, जो कई इंडस्ट्रीज के कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करते हैं। एक तरफ जब कोई कंपनी कोई इनोवेटिव ब्रेक थ्रू करती है तो फ्यूचर इनोवेटर्स इस इनोवेशन का फायदा उठा सकते हैं। वो इस सेम इनोवेशन को सस्ता बना सकते हैं और इन्हें और डेवलप भी कर सकते हैं। लेकिन पहली कंपनी इनिशियल रिस्क उठाती है
तो जो कंपनी इनोवेट करती है उसे पूरा फायदा नहीं मिलता, बल्कि फ्यूचर में दूसरी कंपनीज को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी का इनोवेशन सक्सीड करता है तो वो दूसरी कंपनीज का प्रॉफिट और इवन मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लेती है। इससे कंपनीज के बीच इनइक्वालिटी बढ़ती है। अब इन दोनों में से कोई भी फोर्स अच्छा या बुरा नहीं है जब तक ये एक्सट्रीम ना हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ तो किसी भी कंपनी के पास इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा। बहुत कम कंपटीशन में मार्केट लीडर्स के पास इनोवेट करने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। लेकिन आगियान और हावर्ट ने देखा कि ये डायनामिक्स इनोवेशन और कंपटीशन के बीच एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व रिलेशनशिप बनाते हैं। आगियान और हावर्ट ने डिस्कवर किया कि इनोवेशन, जिसे R&D से मेजर किया जाता है, एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं होता, ये मिडिल रेंज में होता है। या कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इतने होते हैं कि कंपनीज के पास इनोवेट करने का मोटिवेशन हो और इस इनोवेशन का रिवॉर्ड भी अच्छा होता है, जिससे कंपनीज को और मोटिवेशन मिलता है। आगियान और हावर्ट के डिस्कवरी का पॉलिसी मेकिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या गवर्नमेंट को कंपटीशन रेगुलेट करना चाहिए? अगर हाँ तो कितना? देखो दोस्तों, अगर कंपनीज नए डेवलपमेंट के लिए इनोवेट कर रही हैं तो इन्हें रोकना हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर बड़े फर्म्स अपने मार्केट पावर का यूज करके नए एंट्रेंट्स को रोक रहे हैं तो रेगुलेशन की जरूरत भी है। और तो और गवर्नमेंट्स को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के डिस्ट्रक्टिव पार्ट से भी डील करना होगा। इनोवेशंस के कारण लेऑफ्स और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकते हैं। आगियान और हावर्ट का मानना है कि डिस्ट्रक्शन को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। जॉब्स की जगह वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने में पॉलिसी का फोकस होना चाहिए। मोकर, आगियान और हावर्ट का रिसर्च इकोनॉमिक ग्रोथ और इसके प्रॉब्लम्स का फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन इनके रिसर्च से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। फिलहाल एआई और इसका ग्रोथ एक बड़ा क्वेश्चन है। एक टेंशन ये है कि एआई के कारण सिर्फ बहुत सारे जॉब्स ही नहीं जाएंगे, बल्कि इसका फायदा सिर्फ कुछ एंटिटीज तक ही लिमिटेड रहेगा। आपको क्या लगता है, इनोवेशन और कंपटीशन के साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डिस्ट्रक्शन जरूरी है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।